इस देश में क्या मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से देखा जाता है? अगर ऐसा नहीं है, देश में मुसलमानों के अपीसमेंट को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सवालों में घेरे में रही। लेकिन 80 में गोपाल सिंह ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने कहा कि मुस्लिम का आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास बहुत पीछे है, वो बहुत गरीब है। उसके बाद 2006 में सच्चर कमेटी आई, उसने यही हाल बयां किए। और उसके बाद सच्चर कमेटी की सिफारिशों का कितना काम हुआ जमीन पर, इस पर एक कमेटी बनाई गई, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ पोस्ट सच्चर इवैल्यूएशन कमेटी। इस कमेटी का भी कहना है कि बहुत ज्यादा हालात बदले नहीं हैं। तो सवाल यह है कि मुस्लिमों के विकास के लिए जमीन पर हुआ क्या? 2014 की सियासी लड़ाई में हर पार्टी की नजर मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में करने की है। कोई अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को तोड़ना चाहता है, तो कोई धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांप्रदायिकता को छोड़ना नहीं चाहता। कुल मिलाकर सभी सियासी पार्टियों की नजर मुस्लिम वोटों पर टिकी हुई है। राहुल और शरद पवार ने चुनाव के दौरान एक बार फिर 2002 दंगों का जिक्र छोड़कर मोदी पर हमला किया है, तो वहीं केंद्र सरकार की ही गुजरात कमेटी में मुसलमानों के बेहतर हालात बताकर मोदी को राहत दी है। इस कमेटी का यह कहना है कि अगर पॉवर्टी को, गरीबी का आकलन किया जाए तो गुजरात के मुसलमान बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। इसके पीछे वजह कुछ और है। इस समर में केजरीवाल भी पीछे नहीं है, वो भी अल्पसंख्यकों के लिए अलग से सम्मेलन बुला रहे हैं। तो पूर्वांचल में मोदी की बढ़त को चुनौती देने के लिए एसपी के बॉस मुलायम सिंह यादव मैनपुरी के अलावा आजमगढ़ से भी लड़ने का फैसला कर चुके हैं। तो कांग्रेस के साथ वो तमाम सियासी पार्टियां जो खुद को धर्मनिरपेक्ष बताती हैं, लेकिन केंद्र सरकार की बनाई गई कमेटी ने इन पार्टियों के सच को आईना दिखाने की कोशिश की है, ये बताते हुए कि देश में मुसलमानों की बेहतरी के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसका कोई फायदा मुसलमानों को नहीं मिला। लेकिन इससे बड़ी बात तो ये कमेटी के सदस्य ने, कमेटी के चेयरमैन ने मोदी के गुजरात की तारीफ जरूर कर दी है। कभी दंगा तो कभी गुजरात में मुसलमानों की हालत, मोदी हमेशा निशाने पर रहे हैं। 2014 के चुनाव में दंगे के दाग से मोदी को घेरने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सरकार की एक कमेटी ने जो हकीकत सामने रखी है उससे तस्वीर का एक अलग पहलू भी सामने आया है। सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर अमल की समीक्षा के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष के मुताबिक गुजरात में मुसलमानों की आर्थिक हालत बाकी राज्यों से बेहतर है। मैं समझता हूं अगर आप एवरेज औसत फिगर को देखें तो निश्चित रूप से मुस्लिम्स इन गुजरात आर समवॉट बेटर देन इन अदर स्टेट्स। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एनएसएस के आंकड़े कभी कभी सालों में बदलते भी रहते हैं, लेकिन जो 2011-12 के आंकड़े हैं उससे निश्चित रूप से पता चलता है कि गुजरात में गरीबी और एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, जो रोजगार का जो पैटर्न है, ये इन दोनों को देखते हुए गुजरात के मुस्लिम उतने डिप्राइव नहीं है जितने दूसरे स्टेट। कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर अमित ने मोदी के गुजरात में मुसलमानों की जो हकीकत बताई वो निश्चित ही कांग्रेस के गले नहीं उतरेगी। देखिए, हमने एम्प्लॉयमेंट को देखा, हमने देखा कि गुजरात में मुस्लिम समुदाय जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज्यादा है। और अगर एम्प्लॉयमेंट को कैटेगराइज करें, लोएस्ट कैटेगरी में मुसलमान काफी हाई हैं, ऊपर में भी काफी हाई हैं। लेजिस्लेटर्स लेके हाईली क्वालिफाइड पर्सन, उसमें भी मुस्लिम्स का प्रतिशत बहुत अधिक है, नीचे भी बहुत अधिक है। मिडिल लेवल पे शॉपकीपर्स या जो छोटे छोटे प्रोफेशनल्स, टेक्निकल पर्सन, वहां कमी है। मुझे लगता है मुस्लिम समुदाय के अंदर इनइक्वालिटी काफी हाई है गुजरात में। सरकारी एजेंसी एनएसएस के आंकड़े भी प्रोफेसर अमित की बातों की तस्दीक करते हैं। देश भर में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले मुस्लिम आबादी के आंकड़ों पर नजर डालें। गुजरात में 31%, राजस्थान में 31.3%, महाराष्ट्र में 40%, यूपी में 46.9%, पश्चिम बंगाल में 49.1%, असम में 51.5% और बिहार में 61% मुस्लिम आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। तो वहीं प्रति महीने औसत खर्च करने के मामले में भी गुजरात देश के औसत आंकड़े से ऊपर दिखता है। गुजरात में प्रति महीने औसत खर्च 291 रुपए है, जबकि देश के लिए यही आंकड़ा 207 रुपए है। यही वजह है कि जांच कमेटी के मुखिया ने भी इशारों में ही सही मोदी से उम्मीदें भी जाहिर कर दी। मुझे नहीं लगता कि हमें 2014 के इलेक्शन में मसीहा को ढूंढना चाहिए, हमें एक डेवलपमेंटल ओरिएंटेड नेता को ढूंढना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी हैं आप कह रहे हैं? मैंने तो ये नहीं कहा, ये तो आपने कहा। मैं समझता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी इसके दावेदार हैं तो उनको इस रिपोर्ट के जो मुख्य
सुझाव दिए गए हैं, जो मेन रिकमेंडेशंस हैं, उन पर अपनी राय दें। सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर यह जांच रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन चेयरमैन के दावे चुनाव में मुद्दा जरूर बन सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो ये जो इवैल्यूएशन कमेटी बनी थी, इसने साफ कर दिया है कि मुसलमानों को लेकर जितना काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जिन राज्यों में काम हो रहा है उन राज्यों ने क्या किया, अपने टारगेट नीचे कर दिए हैं, इसलिए वो लग रहा है कि बेहतर काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगता रहा। अगर वाकई इस देश में मुस्लिम अपीजमेंट हुआ है तो वो जमीन पे क्यों नहीं दिखाई देता। दूसरा अहम सवाल, जो नेता अपने आप को मुसलमानों का चैंपियन मानते हैं, मसलन उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी लेफ्ट पार्टीज, असम में कांग्रेस पार्टी, इन राज्यों की अगर आप हालात देखें तो यहां मुस्लिमों के हालात बद से बदतर हैं, गरीबी में जी रहे हैं, खासकर शहरी मुसलमान की हालत ज्यादा खराब है। सवाल यह है कि इस देश में मुस्लिम क्या एक वोट बैंक का हिस्सा मात्र हैं, राजनीतिक दल क्या इन्हें इसी नजर से देखते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर फहीम बेग साहब हैं, मेरे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नजमा हेप्तुल्ला साहब भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ेंगी, और मेरे साथ प्रेमचंद मिश्रा साहब कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे। नजमा हेप्तुल्ला जी, मेरा पहला सवाल आपसे, ये जो इंटरिम रिपोर्ट ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन कमेटी है, मेरा बुनियादी सवाल एक है कि आप लोगों ने कांग्रेस के सामने एक बात कहा कि साहब आप मुसलमानों का अपीसमेंट करते हैं। अगर ये कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का अपीसमेंट करती है तो जमीन पे क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों उनके हालात इतने खराब हैं, चाहे वो पॉवर्टी लेवल हो, चाहे वो लिटरेसी स्टेटस हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो? क्योंकि अपीजमेंट जबानी अपीजमेंट था, असल में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जी के टाइम से जब मैं कांग्रेस में थी तो 15 नुकाती प्रोग्राम बना था जी। आज भी वो प्रधानमंत्री का 15 नुकाती प्रोग्राम है। उन 15 नुक्तों में से अगर एक भी नुक्ता के अचीवमेंट हो जाता तो वो 14 हो जाता जी। वो 15 का 15 ही रहा, इसलिए आपको जमीनी तौर पे वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी, अगर गरीबी के मापदंड की ओर देखें तो गुजरात में मुसलमान बेहतर स्थिति में हैं। वो तो हम कह ही रहे हैं कि गुजरात में सही मायने में टोटल डेवलपमेंट हुआ है, और उस टोटल डेवलपमेंट की वजह से मुसलमानों की हालत अच्छी है और दूसरे लोगों की भी अच्छी है। चलिए, प्रेमचंद मिश्रा साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि साहब देश के प्राकृतिक संसाधनों में पहला हक अल्पसंख्यकों का है। ये सिर्फ कहने के लिए बातें क्यों होती हैं इस देश में? आप कह रहे हैं हमने प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, आप कह रहे हैं 90 डिस्ट्रिक्ट में आप एक डिस्ट्रिक्ट कॉन्सेंट्रेशन प्रोग्राम चला रहे हैं जहां 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, आप कह रहे हैं साहब हम प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम चला रहे हैं, लेकिन जमीन पे क्यों नहीं दिखाई देती? अगर ये कुंडू कमेटी ये कह रही है तो आपके सामने गंभीर सवाल है। नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आपने जिन बातों का उल्लेख किया है मैं उस संबंध में आपको स्पष्ट कर दूं। जो आप 90 जिले की बात कर रहे हैं उसमें उस प्रोग्राम का नाम MSDP है, जिसके तहत अलग से हर राज्यों को पैसे गए हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी वहां की राज्य सरकारें हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल उन इलाकों में शिक्षा के क्षेत्र में मदरसे खोलने के लिए, उसकी टेक्निकल एजुकेशन के लिए, लड़कियों के हॉस्टल्स के लिए, स्कूल कॉलेज बनवाने के लिए, कई उसके स्कीम के पानी पेयजल की सुविधा के लिए। लेकिन इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन वहां की गैर कांग्रेसी सरकार है राजनीतिक कारणों से अगर नहीं कर पा रही है, फॉर एग्जाम्पल सर मैं माफी चाहता हूं, ये बहुत आसान है, मैं बेग साहब आऊंगा, मिश्रा साहब ये बहुत आसान है गैर कांग्रेसी सरकार कहना। मैं आसाम का एग्जाम्पल लेता हूं, आसाम में सबसे ज्यादा राज आपने किया है, क्यों वहां 54% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है? आप जवाब दीजिए मुझे।